क्या होता है तो स्टॉक मार्केट? आप बताइए स्टॉक सर। मार्केट पुटिंग शेयर्स टुगेदर, ठीक है, ओके। कॉल्ड स्टॉक। मतलब जब शेयर्स को एक साथ रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए एक जगह पर ढेर सारे मोबाइल रखे हुए हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोबाइल का स्टॉक। मोबाइल का स्टॉक। ऐसे ही स्टॉक कहाँ पर रखे हुए हैं? शेयर्स एक जगह पर रखे हुए हैं, बहुत सारे शेयर्स है एक जगह पर, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। लेकिन किसका स्टॉक बोलेंगे? शेयर्स का स्टॉक, है ना। अब उसके बाद में स्टॉक मार्केट किसको कहते हैं? जहां पर अपन शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, मतलब बाई करते हैं सेल करते हैं, दोनों करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। देन यहाँ पर सी करो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट का पर्पज क्या है? इट हेल्प्स यू इन फैसिलिटेटेड योर ट्रांजेक्शन। मतलब ये ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। मतलब कैसे? बाइंग सेलिंग करने में हेल्प करता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर आप, जैसे आप बायर हो, आपको कुछ बाई करना है तो वहां पर स्टॉक एक्सचेंज में सेलर्स भी अवेलेबल है। तो सेलर से बायर का प्राइस मैच करा देंगे। जैसे सपोज 100 रुपये में आप कोई शेयर बाई करना चाह रहे हैं, तो 100 रुपये में बाई करना आप चाह रहे हैं तो वहां पर 101 में सेल करने वाला अवेलेबल है, 100 रुपये वाले में अवेलेबल है, 99 में अवेलेबल है। तो 100 रुपये वाले से आपकी प्राइस मैच हो जाएगी, आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, और सामने वाले का, मतलब आप बायर हो तो आपका बाय हो जाएगा, सामने वाले का स्टॉक सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक्सचेंज क्या होती है? एक्सचेंज क्या होती है? अपने यहाँ पे दो एक्सचेंज है। कौन सी? एक एनएसई, एक बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो एक्सचेंज है, मेजर एक्सचेंज है। ऐसे एक्सचेंज तो बहुत सारी है, बट स्टॉक मार्केट की दो मेजर एक्सचेंज है अपने यहाँ पे, एनएसई और बीएसई है। अब एक्सचेंज क्या काम करती है? एक्सचेंज का क्या वर्क है? एक्सचेंज का वर्क है बायर सेलर को मिलाना। डेफिनेशन में अपन जाते हैं तो द मूवमेंट ऑफ शेयर्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स और सेलर्स एंड बायर्स इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आपस में एक्सचेंज करना किसी भी चीज का। मान लो मैंने तुमको एक बोतल दिया और मैंने एक पेन ले लिया, तो अपन ने एक्सचेंज किया। जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बताया था कि एक बायर अवेलेबल है, एक सेलर अवेलेबल है, तो दोनों की प्राइस मिला के एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब जो बायर है उसके पास में क्या चला जाएगा? शेयर चला जाएगा। सेलर के पास से, सेलर के पास में क्या चली जाएगी? मनी चली जाएगी। तो आपस में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज क्या करती है? हेल्प करती है बायर एंड सेलर को, दोनों को हेल्प करती है। ठीक है। सिक्योरिटीज पर्पस, यहाँ पे स्टॉक मार्केट की अपन बात करें तो सिक्योरिटीज की बात करेंगे। ईटीएफ्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, या फिर डेरिवेटिव्स हो गया, वो आगे आपको समझाएंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो ये हो गई दो मेजर एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली अपने को याद रखना है। आप लोगों को भी एग्जाम में भी आता है, अगर एनआईएसएम की कोई आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर एमबीए की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो फाइनेंस जिन्होंने लेके रखा हुआ है उनको ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए 1875 में जो स्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेजर आपको ये याद रखना है। ठीक है। और एशिया की जो है ये फर्स्ट एक्सचेंज थी, लार्जेस्ट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1992 में ये एक्सचेंज स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ। अब दो मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब कंपनी फर्स्ट टाइम आती है और उसके बाद में अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। सपोज मान के चलिए मैं कंपनी हूँ, मैंने कंपनी स्टार्ट करी 1 CR में। अब मेरी कंपनी बढ़ के 50 CR हो गई। अब मुझे लोन्स की आवश्यकता है एक्सपांड करने के लिए, मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। हर कंपनी लोन लेती है, अडानी अंबानी सब लोग लोन लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं? तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो लोन ले लेगा। अब लोन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। सपोज मान के चलिए बैंक से आपने लोन लिया 10% पे। मान लीजिए 100 CR का, आप कंपनी को तो छोटे मोटे लोन की जरूरत पड़ेगी नहीं, 100 CR का लोन लिया, उसका 10% यानी 10 CR पर ईयर देना है। ठीक है, 10 करोड़ देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। मान लो प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ और आपने 10 करोड़ का दिया इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्चुअल में आपको देना पड़ा ना। तो कंपनी को यहाँ पे नुकसान है कि डायरेक्ट अगर देना पड़ रहा है, अगर प्रॉफिट में चल रही है तो फिर अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? आईपीओ लेके आ जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को ऑफर कर दे।
सपोज मेरे पास में शेयर है, मेरी कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर्स मैंने इशू करना चाह रहा हूँ 100 रुपए के भाव पे, तो 100 रुपए के भाव पे मैं इशू करूंगा 1 लाख शेयर। ठीक है, 1 लाख शेयर मैंने इशू किए तो 1 CR का मुझे क्या आएगा, फंडिंग आएगा। ठीक है, 1 CR 1 लाख इंटू 100 है ना, 1 CR हो रहा है ना, तो 1 CR की फंडिंग आएगी। अब मुझे मान लीजिए 10 करोड़ की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, 1000 के भाव में इशू कर दिए शेयर्स को। प्राइस तो फिक्स रहता है, ज्यादा में तो आपका कोई खरीदेगा नहीं, कंपनी के प्राइस पे डिपेंड करता है। आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये डीपली थोड़ी चीजें हैं, वो चीजें आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपन ये समझ लेते हैं कि 1 करोड़ की फंड की रिक्वायरमेंट है। 100 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मार्केट में आईपीओ सुना होगा, LIC का आईपीओ आया था, SBI कार्ड्स का आया था, ऐसे आप जोमेटो का आईपीओ आया था, सब नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वो पब्लिक में अपन ने किया 1 लाख शेयर को डिस्ट्रीब्यूट। अब वहां पे क्या बिडिंग लगेगी, रिटेलर्स बिड लगाएंगे, कुछ शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी रहेंगे, 100 रुपए की प्राइस में बिडिंग लगेगी। अब मान लो 1 CR लोगों ने बिडिंग लगाई, क्वांटिटी 1 CR की लगाई। अब अपने पास तो 1 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है, तो प्रोपोर्शन है, अपन ने बोला 15 शेयर 100 शेयर, एक लॉट बताना है, मतलब मिनिमम 15 शेयर बाई करना है या 100 शेयर बाई करना है, ऐसे करके अपने को बताना है। मतलब 15,000 के अप्रोक्स में अपने को उसको रखना है। अब वो कैलकुलेशन आप लगा लीजिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन लगा लेना। तो ऐसे करके प्राइमरी मार्केट में अपन ने क्या किया, पैसा पब्लिक को दे दिया। अब टोटल कंपनी के पास मान लो 80% शेयर बचे हैं, 20% पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, शेयर्स क्या होता है, सिंपल है। मान लो हम दोनों पार्टनर है, मैंने 40% लगाया कंपनी में, आपने 60% लगाया, अपन दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट करी, 1 करोड़ की कैपिटल लगाई। अब मान लीजिए 100 रुपए कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो 40 रुपए मुझे जाएगा, क्योंकि 40% मैंने लगाया है, स्टेक होल्डर हूँ। आपने 60% लगाया है, तो आपको 60% जाएगा। अब इसमें से 20% अपन ने पब्लिक को दे दिया है। ठीक है, पब्लिक को कैसे दिया, मार्केट में अभी 1 लाख शेयर अपन ने भेजे ना आईपीओ के थ्रू। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट का अंतर्गत आएगा और आईपीओ आएगा। म्यूचुअल फंड में NFO होता है, न्यू फंड ऑफर, वो म्यूचुअल फंड बाद में समझेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इशू करना है, और इशू करने से कंपनी को क्या हुआ, एक कैपिटल रेस हो गया। अब इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। अब मान लो अपन दोनों ने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे 1 CR का मान लो लॉस हो गया, तो लॉस भी हुआ, तो आप बराबर के हिस्सेदार हो, 60% लॉस आपका होगा और 40% लॉस मेरा होगा। ऐसे ही पब्लिक को अपन ने इसमें से मान लो 10% आपने दिया, 10% मैंने दिया, मेरे पास 30% बचा, आपके पास 50% बचा। अब जो पब्लिक से अपन ने पैसे लिए 1 करोड़ रुपए, उस पर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट अपने को देना नहीं है। कंपनी ग्रो करेगी, मान लो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट किया, तो 20 रुपए पब्लिक को चले जाएंगे। अब किसी ने 1% खरीदा होगा, किसी ने आधा %, तो उस हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देना है। कंपनी ग्रो करेगी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो उनको जो भी लॉस होगा। जैसे स्टॉक अपन खरीदते हैं, 100 रुपए का शेयर खरीदा, शेयर नीचे चला गया, आपको लॉस हो रहा है, ऊपर चला गया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी ऑफरिंग। अब डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू जनरल पब्लिक। ठीक है, जो मैंने जैसा बताया, जनरल पब्लिक को सेल करेगी, प्राइवेट से पब्लिक बन जाएगी। अब इसको पब्लिक लिमिटेड, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो उसको अपन पब्लिक लिमिटेड बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक के पास भी शेयर है, उसके पब्लिक के पास भी शेयर है, मतलब किसी अपन दोनों के पास में ही नहीं है। पब्लिकली कंपनी स्टेब्लिश हो गई, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कहलाएगी। इट कुड बी अ न्यू यंग कंपनी or an old company which decide to be listed on an exchange hence goes public। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, कोई भी लिस्टेड हो सकती है। अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकर। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, जनरल फॉर्म में डीपी बोलते हैं, DPID सुना होगा। ब्रोकर्स जैसे मान लो IIFL सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, ये सारे क्या हो गए हैं, ब्रोकर्स हो गए हैं। है ना, ब्रोकर। ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकर को ही डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका क्या है, ये जो डिपोजिटरी अपने यहाँ पे बेसिकली 2 है, CDSL आगे बताऊंगा, CDSL और NSDL। ठीक है, इनके पास में रजिस्ट्रेशन रहता है ब्रोकर का, क्योंकि जो आपके शेयर्स रहते हैं या तो वो CDSL में रहेंगे या फिर NSDL में रहेंगे, डीमेट अकाउंट के थ्रू। आपके शेयर्स कहाँ पे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं।
अब आगे अपन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन में जाते हैं। इन इंडिया अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। तो ये क्या है, ब्रोकर्स जो है डिपॉजिटरी के क्या है, ये एजेंट है। ये क्या करते हैं, दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में क्या काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, बीच की कड़ी। यहाँ पर मान लो डिपॉजिटरी है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसा दिया, ठीक है, किसको दिया, ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने क्या किया, डिपॉजिटरी के पास में ट्रांसफर किया, ठीक है, ये चलते रहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डीपीज एंड द डिपॉजिटरी इज गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट के अंतर्गत जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता होगा, उसमें अपन नहीं जाएंगे, अपने को ब्रोकर बनना नहीं है, तो इतनी डीपली जानकारी की अपने को आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। तो ये उनके बीच में एग्रीमेंट होता होगा, जो भी होता होगा। एन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल शेयर्स। शेयर को बाय एंड सेल करने के लिए एक अकाउंट की आवश्यकता होती है विद अ ब्रोकर, एक ब्रोकर के साथ में, जिसको अपन डीमेट अकाउंट बोलते हैं। बेसिकली डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सब लोग ओपन करते हैं। व्हाट वी कॉल अ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दोनों अलग अलग है लेकिन एक साथ ओपन होते हैं, आगे मैं समझाऊंगा। विच इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के जैसा है। जैसे बैंक अकाउंट में अपन क्या करते हैं, डिजिटली फॉर्म में अपना पैसा रखते हैं। अब आपके पास में 1 लाख के 10 लाख के आपके उसमें आप चेक कर सकते हो बैलेंस में। ऐसे ही पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर्स होते थे। फिजिकल शेयर्स पेपर वर्क करना पड़ता था, लिख के देना पड़ता था, जैसे पॉलिसी इशू होती है तो उसका बॉन्ड आता है, इस प्रकार से। अब क्या डीमेटेरियलाइज फॉर्म हो गई, डीमेट फॉर्म, मतलब जैसा पैसा आपको दिखता है वैसे डीमेट के अंदर आप क्या रख सकते हो, शेयर रख सकते हो। बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा रख सकते हो, डीमेट अकाउंट के अंदर आप आपके शेयर सेविंग करके रख सकते हो। बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा सेव किया, इसमें अपन ने शेयर को सेव कर लिया, उसको अपन देख सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीमेट अकाउंट। अब नेक्स्ट टर्म आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग है। यहाँ पर बेसिक्स आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सारे जो स्टॉक मार्केट के डाउट है वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों के पास में डीमेट अकाउंट नहीं है और आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल लो ब्रोकरेज लगती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ में आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके डीमेट अकाउंट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद में आप हमारे साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम फ्री में आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो पार्टनर कंपनी है वो भी आपको फ्री में ट्रेनिंग देती है। साथ ही जो पार्टनर कंपनी है रिसर्च भी आपको प्रोवाइड करती है, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, सारी चीजें आपको दी जाती है। और जो स्टॉक एडवाइजरी है जिसका कॉल आपके पास आता ही होगा, उससे बच के रहिए, क्योंकि एक ब्रोकर के साथ में आप जुड़ के वर्क करेंगे और ब्रोकर जो आपको चीज प्रोवाइड करेगा वो आपको लॉन्ग टर्म कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड करेगा, इसलिए गलत एडवाइस बिल्कुल नहीं देगा। वो भी चाहेगा कि उसके साथ में आप बने रहें और कंसिस्टेंसी से आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते रहें। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इंडेक्स के बारे में। अब इंडेक्स क्या होता है, डेफिनेशन से डायरेक्ट समझ लेते हैं। इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स टेल्स अस अबाउट मार्केट व्यू एंड मार्केट डायरेक्शन। ये क्या अपने को बताता है, मार्केट का व्यू बताता है, व्यू कैसा है, अप जाएगा डाउन जाएगा, और उसका डायरेक्शन बताता है, ऊपर नीचे जाने की वही डायरेक्शन कैसे बताता है। इंडेक्स जनरल सी टर्म में समझे तो इंडेक्स क्या होता है, जैसे मान लो अपन वेट को नापते हैं तो वेट को नापने का क्या है इंडेक्स, केजी है। अपन लिक्विड को नापते हैं तो उसका लीटर है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका इंडेक्स क्या है आगे आप समझेंगे। तो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। तो ये क्या करता है, मार्केट को नापता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, एनएससी में 50 बड़ी बड़ी कंपनी है। अब जैसे मान लीजिए टोटल 5000 कंपनीज है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आगे समझेंगे, तो उसका वेटेज यहाँ पर 50 कंपनी का वेटेज इतना है। जैसे सपोज मान के चलिए फॉर एग्जांपल, एक तराजू में आपने हाथी को बिठा दिया और दूसरे तराजू में हजारों लाखों चींटियों को बिठा दिया, तो वेट किसका ज्यादा होगा, हाथी का। तो ये 50 कंपनी जो एनएससी के अंदर लिस्टेड है ये हाथी है। तो अगर ये नीचे चली जाए तो अपन कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता चींटियों से। अगर ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अपन ने जो अच्छी अच्छी 50 कंपनी है बड़ी बड़ी, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जो बड़ी कंपनी है, उसको अपन ने यहाँ पर ले लिया और उसके आधार पे अपन क्या करते हैं,
मार्केट को मापते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, सुना होगा इसके हिसाब से अपनी जीडीपी जाती है। आज सेंसेक्स इतना उछला, न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जिनको नॉलेज नहीं है। बाकी अधिकतर तो स्टॉक मार्केट के बारे में सबको नॉलेज है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से डीमेट अकाउंट ओपन करके और सब लोग कमा ही रहे हैं पैसा। आपको पता ही, आप तो कमा ही रहे होंगे। नहीं कमा रहे तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। इससे हम पैसा वैसा कमवाते नहीं है, हम केवल यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पर किसी भी कंपनी को बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। ये केवल आपको यहाँ पर सिखाने के पर्पज से बनाया गया है। तो इसको देख के कोई भी स्टॉक यहाँ पर रेफरेंस पर्पज के लिए बताया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपको बाय करना है, ठीक है। कोई भी स्टॉक आपको बाय नहीं करना है। बाय करने से पहले आपकी ओन रिसर्च आपको कर लेनी है, या फिर अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से आपको संपर्क करना है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देयर आर टू इंडेक्स लाइक दिस, फर्स्ट वन इज सेंसेक्स, जैसा कि मैंने बताया, विच प्रेजेंट द मूड ऑफ बीएसई। ये किसके मूड को बताता है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी लिस्टेड है, 30 हाथी लिस्टेड है। बाकी की जो 5-6 हजार 7 हजार कंपनी अब तो लिस्ट होती जा रही है, लगभग इतनी है, अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, बढ़ती घटती रहती है। आजकल आईपीओ आए जा रहे हैं, ठीक है। तो बीएसई के मूड माहौल को ये बताती है। बीएसई मार्केट एंड इट्स फुल फॉर्म इज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स की जो फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स। तो इसकी जो 30 कंपनी है, अगर वो घट रही है तो जो सेंसेक्स का प्राइस है वो डाउन जाएगा, अगर वो बढ़ रही है तो उसका प्राइस अप जाएगा। अनदर वन इज निफ्टी विच प्रेजेंट्स द व्यूज ऑफ एनएसई मार्केट एंड इस फुल फॉर्म इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ठीक है। जैसे बताया मैंने निफ्टी 50, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ठीक है। तो अभी जो मैंने बता ही दिया, इसमें 50 कंपनी है। अपने को याद रखना है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनी आती है, एनएसई के अंदर, सेंसेक्स के अंदर 30 बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जो कि क्या करती है? इंडेक्स है, मार्केट की दिशा बताती है। सेंसेक्स बीएसई की दिशा बताता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दिशा कौन बताता है? निफ्टी, ठीक है। सेंसेक्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, 30 कंपनी है इसके अंतर्गत। इस्टेब्लिशमेंट आपको बता ही दिया था, 1875 में लिस्ट हुई थी। बेस वैल्यू जो इसकी रहती है 100 पे लिस्ट हुई थी, आज 80,000 85,000 के लगभग पहुंच चुका है। निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अंदर अंतर्गत कितनी 50 कंपनी आती है, और 12 सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 2 मेन स्टॉक इंडाइसेस यूज्ड इन इंडिया। तो दोनों निफ्टी और सेंसेक्स मैंने आपको बता ही दिया है। और जो निफ्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एनएसई का 1992 में। बेस वैल्यू इज 1000। बेस वैल्यू क्या होती है? मतलब इनिशियली जो ये लिस्ट हुई थी, ये कितने में लिस्ट हुई थी? 1000 रुपये से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था, आज लगभग 25-26 हजार रुपये के समथिंग इसका प्राइस चल रहा है। ऐसे ही वो 100 रुपये पे बीएसई लिस्ट हुई थी। बीएसई मतलब सेंसेक्स लिस्ट हुआ था, ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स है ना, और मेरे कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 CR, ठीक है। तो मेरी कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 10 CR, 10 करोड़ है। अब मान लो मेरी कंपनी का शेयर बढ़ना चालू करता है, बढ़ते बढ़ते हो गया 2000। अब 2000 हो गए तो मेरा मार्केट कैप कितना हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? पहले 1000 चल रहा था, अब 2000 चल रहा है, तो कितना हो गया? 20 CR। मतलब मेरी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गया है। कभी आपको दिखता होगा कि भाई टीसीएस लीडर कंपनी हो गई, सबसे बड़ा मार्केट कैप टीसीएस का हो गया, कभी रिलायंस आगे निकल जाती है, कभी एचडीएफसी आगे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? कि जैसे सभी कंपनी के पास मान लो 1 लाख रुपए है, मतलब सॉरी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एचडीएफसी के पास, टीसीएस के पास और रिलायंस के पास। प्राइस भी सेम है, 1000 मतलब 10 CR का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब लेकिन किसी का प्राइस 1500 हो गया, किसी का 2000 हो गया, किसी का 2500 हो गया। तो जिसके शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा उसका मार्केट कैप उतना होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैप इज द
एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करेंट शेयर प्राइस एंड द टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्टैंडिंग शेयर। जैसे हम बताया प्राइस क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर है, जैसे 1 लाख का एग्जांपल दिया था, 1000 का प्राइस बताया था, उसको मल्टीप्लाई कर दो। इट अलाउस इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव साइज ऑफ द कंपनी वर्सेस अनदर, मतलब दूसरी कंपनी से उसकी साइज को कंपेयर करने में मदद करती है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, किसका प्राइस बड़ा है, किसकी मार्केट कैप ज्यादा है और किसकी कम है। मार्केट कैप मेजर्स व्हाट अ कंपनी इज वर्थ ऑन द मार्केट, मतलब क्या वर्थ रखता है वही बताता है। ठीक है, अब मार्केट कैप का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जैसे कि 1 लाख का मैंने एग्जांपल दिया था, इनटू करंट शेयर प्राइस, करंट में प्राइस क्या चल रहा है, इज इक्वल टू मार्केट कैप। ठीक है, नेक्स्ट डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, हर लोगों की सुई यहीं पे अटकी हुई है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। बस देखा यूट्यूब पे नीचे की साइड में ऐड आ गया, भाई डीमेट अकाउंट हो, मतलब अब ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ये बेनिफिट मिलेंगे, फलाना बेनिफिट मिलेंगे, दिखाना बेनिफिट मिलेंगे, और आप लोग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं, पहुंच जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और फिर उसके बाद में लगाया 20,000 लॉस, फिर उसको रिकवर करने गए और 50,000 लगाया। ऐसे करते करते कई लोग लाखों रुपए गवा दे रहे हैं। पहले 40 टाइम्स 100 टाइम्स की लिमिट मिलती है, अब से भी धीरे धीरे बैन लगाते जा रहा है, आज 0 लिमिट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसके बाद भी लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट को सीखिए, ये भाई जुआ नहीं है, आपने लगा दिया और पैसा बस एक बार में डबल हो गया, वो चीज नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो बनाई गई है हेजिंग पर्पज के लिए बनाई गई है, तो आपको सीखना है कि किस प्रकार से हेजिंग की जाती है, किस प्रकार का डेराइवेटिव्स का आप यूज कर सकते हैं। तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, कांटेक्ट कीजिए और सीखिए पहले, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए, नहीं तो लॉस करते रहिए। बुरा मत मानिएगा, कर तो रहे हैं सब लोग, हमने भी किया है, लेकिन उसके बाद सीखा, एनालिसिस किया, और आज 15-16 साल के बाद में कर रहे हैं। ठीक है, टिके हुए 16 साल, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी हमारे टाइम में ऐसे यूट्यूब भी नहीं था, कोई सिखाने वाला भी नहीं था, मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, हमने खुद से सीखा, डुबा के सीखा, सब करके सीखा। लेकिन आप लोगों के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है, सेबी इनिशिएटिव चला रही है, तो अच्छे से सीख के कीजिए ना। मार्केट क्या है, अब जैसे हमने कंपनी स्टार्ट करी, दोनों ने 1 CR की कंपनी स्टार्ट करी, अब कंपनी का पोटेंशियल देखिए कि भाई मैं वर्क कैसा कर रहा हूँ, कंपनी की ग्रोथ होगी कि नहीं। जैसे जोमेटो ने एक नया सेगमेंट लेके आया था, भाई डिलीवरी कर रहा है, 30 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, अब वो बढ़ रहा है, आज इटर्नल हो गया उसका शेयर का नाम, इटर्नल, तो बढ़ रहा है, ग्रोइंग दिख रही है आपको, अपने को दिख रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आई है कुछ, जैसे एआई कंपनी है, अभी एआई आया है, तो कोई कंपनी एआई में वर्क कर रही है तो भाई बढ़ने वाला है। ऐसा मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि एआई कंपनी के शेयर ले लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे एनालिसिस करके अपने को करना है। लोगों की सोच क्या होती है, डबल हो जाए, 1 महीने में पैसा डबल करना है, 15 दिन में करना है, 1 दिन में 10% का प्रॉफिट बनाना है। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बैंकें हैं, 7%, 8%, 10% में आपको लोन दे रही है, पर्सनल लोन मान लो 15% में दे रही है, तो भाई वो साल का 15% में आपको लोन दे रही है, और आपको तो रोज का 15% चाहिए, महीने का 15% चाहिए, मतलब साल का कितना 200 गुना चाहिए आपको पैसा। अगर इतना पैसा मार्केट में बन रहा होता तो वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच जाते, आपको क्यों देते फिर इतने में लोन। हाँ बनता है, कई लोग बनाते हैं, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं। और जब फंड ज़्यादा बढ़ जाता है, आज आपके पास में 1 लाख 2 लाख है, हो सकता है आपका रिटर्न आप 100% में निकाल ले रहे हो, लेकिन जब आपके पास 50 करोड़ 100 करोड़ की कैपिटल आएगी तो कहाँ से रिटर्न निकालेंगे। आप वॉरेन बफेट की बात करें, उन्होंने इन्वेस्टिंग कर करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ओनली इन्वेस्टिंग कर करके, और उनका जो रिटर्न लास्ट टाइम का आप देखेंगे 6.5% का ईयरली रिटर्न है। सोचिए आप, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, पीएमएस का ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आना है तो सीख के आइए, कांटेक्ट कीजिए ना नीचे दिए गए नंबर पे। म्यूचुअल फंड स्कीम भी सही वाली होती है, ऐसा थोड़ी ना किसी भी स्कीम में लगा दिया, फंड मैनेजर का पता नहीं है, कैसा मैनेजमेंट है, सब चीजें देखना है, उसके बाद में पैसा लगाना है। तो अगर आप सही से सीख के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और सीखिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, स्टॉक मार्केट भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अपनी ज़िंदगी का भी कोई पता नहीं है, आज निकल के गए कहाँ क्या हो गया, तो मार्केट का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो रिस्क लेके ही करना है। रिस्क हर चीज़ में है। बैंक में 1 करोड़ रुपए आपके लगे हुए हैं, 5 लाख की केवल गारंटी है। भाई बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाती है तो 5 लाख से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, वीडियो तो लंबा होगा। सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा, और जिसको नहीं सीखना है तो भाई लगे रहो, डुबाते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डेफिनेशन से डायरेक्ट समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। पहले क्या होता था, फिजिकल प्रोसेस होती थी, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था। ऐसे ही जैसे बॉन्ड आते हैं LIC वगैरह के, इस टाइप से यहाँ पर बॉन्ड आते हैं, तो वैसे बना के पहले दे देते थे फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, पेपर फिजिकल। उसके बाद क्या हो गया, अब डिजिटल प्रोसेस हो गई, डीमटेरियलाइज कर दिया। मतलब जो फिजिकल को है अपन ने डिजिटल में बदल दिया। एक एप्लीकेशन में आप सारी चीजें देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, डीमेट फॉर्म हो गया। डीमटेरियलाइज मतलब मटेरियल, मतलब कोई वस्तु है, मटेरियल को अपन ने डीमटेरियल कर दिया। ठीक है, डीमटेरियल मतलब डिजिटल फॉर्म में बदल दिया, तो वो क्या हो गया। तो अब समझते हैं, इन ऑल डेज इफ यू वांट टू सेल और बाय शेयर्स हैड टू डू थ्रू ऑफलाइन प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ऑफिस में जाना पड़ेगा, फॉर्म भरने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे, तब निकलेगा, तब आपको मिलेगा। ये प्रोसेस थी। बायर और सेलर क्या करता था, NSE और BSE को क्या करता था, देता था अपना फॉर्म ले जाके देता था कि शेयर मुझे लेना है, भर के दे दिया, और 1 से 2 महीने की प्रोसेस लगती थी। फिर वो शेयर्स आपने जमा किया, मान लो निकालना है, फिर आपको 1-2 महीने में पैसे मिलते थे। ऐसे ही नया बाई करना है तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन, स्टाम्प वगैरह सारी चीज़ें होती थी। तो ये प्रोसेस थी, अब डायरेक्ट हो गया है। देन गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटमेंट। जब वो पैसे देता था, प्रोसेस बढ़ता था, जब उसको क्या मिलता था, अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट मिलता था। आफ्टर 1996 सेबी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट आया। ठीक है, A new chapter of the stock market means all things converted into dematerialized form और online form। ठीक है, 1996 के बाद में ये हुआ, सेबी ने एक एक्ट लेके आया, DP का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। ठीक है, उसके बाद में जो है क्या हो गया, डीमेटेरियलाइज फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गया। मतलब उसके बाद में आपको स्टॉक से जो अपना डीमेट अकाउंट है वो हुआ, उसके बाद उसके अंदर डिजिटल में आपको दिखने लगे। डीमेट अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया, एक बार डेफिनेशन से समझ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ए डीमेट अकाउंट इज एन अकाउंट टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब डीमेट अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को डीमेट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने का क्या है, एक माध्यम, एक अकाउंट है। जैसे बैंक अकाउंट मैंने बताया था, वैसे ही डीमेट अकाउंट है। ठीक है, इन इंडिया डीमेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। 2 डिपॉजिटरी कौन सी है, पहला CDSL, दूसरा NSDL। CDSL की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और NSDL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर वी कैन मनी रखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग से ही समझ में आ रहा है, जिस अकाउंट से अपन बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा ही चल रहा है, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे कम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो हर कोई कर रहा है आज के समय में। चलिए डेफिनेशन में देख लेते हैं। ए ट्रेडिंग अकाउंट इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट होल्ड सिक्योरिटीज। क्या करता है वो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो क्या करता है, सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। मतलब अपने पास में, जैसे अपन बोलते हैं ना, होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में रखा है। ठीक है, केस एंड अदर होल्डिंग्स लाइक एनी ब्रोकरेज अकाउंट। केस मतलब इक्विटी को अपन ओनरशिप, जो स्टॉक बाय करते हैं, इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी केस बोलते हैं उसको। ठीक है, केस एंड अदर होल्डिंग लाइक एनी ब्रोकरेज अकाउंट with a trading account, and investor can buy or sell assets as frequently as they want, that too within the same trading session। ठीक है, सेम ट्रेडिंग सेशन मतलब इंट्राडे हो गया।
आज का ट्रेडिंग सेशन है पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन, जैसे अभी मैंने बताया ट्रेडिंग लोग करते ही है, जिसमें क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट का यूज होता है फ्रिक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग करने में। अब सेबी क्या है आजकल तो सबको पता है। माधवीपुरी बुच्ची जब आई थी धमाल मचा के रखा था, नए नए चेंजेस, लोड साइज के चेंजेस, मार्जिन घटा दिए, तो सब लोग जानने लगे सेबी क्या होती है। पहले कोई नहीं जानता था सेबी को, अब सब जानने लग गए। तो ये क्या है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो आगे डेफिनेशन और देख लेते हैं क्या लिखा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी entrusted with the responsibility to regulate the Indian capital markets. It monitor and regulate the securities market and protects the interest of the investor by enforcing certain rules and regulations. अब किसी चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो वो इंडस्ट्री भाई चल नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए सेबी को बनाया गया अप्रैल 12 अप्रैल 1992 अंडर दी सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर इसका जो है वो मुंबई में है। सेबी का रीजनल ऑफिस जो है न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और बहुत सारी जगह पर है बड़ी बड़ी सिटीज में, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। अगर मान लो बैंक के लिए आरबीआई ना हो, कोई गाइडलाइन प्रोवाइड ना करे, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए ना हो जो गाइडलाइन प्रोवाइड करे, तो भाई ये कंपनियां तो लूट ही लेगी ना, कस्टमर को लूटेगी कि नहीं, अपने हिसाब से प्राइस लगाएगी, अपने हिसाब से प्राइस में बेचेगी। तो क्या है, ऐसे ही सेबी यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। और जो बड़े बड़े जो बोलते हैं आप ऑपरेटर का गेम, ऑपरेटर ने फंसा दिया, तो भाई ये ऑपरेटर कुछ नहीं, जो बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं बिग मनी, वो लोग मैनिपुलेट ना कर पाए स्टॉक मार्केट को। नहीं तो पता चला जैसे हम दोनों की कंपनी अभी बनाई थी हमने, 1 करोड़ रुपए उसका वैल्यूशन था, 1 लाख शेयर थे। भाई 1 करोड़ तो हर किसी के पास है। किसी ने मान लो बड़ा पैसा लगा दिया, 10 लाख 20 लाख भी लगा दिए, तो उसका शेयर प्राइस तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। पंप एंड डंप कर देंगे, प्राइस बढ़ा के वो बेच के निकल जाएंगे, रिटेलर फंसे रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ ना कर पाए, इसलिए यहाँ पर सेबी को स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ भी देख लेते हैं, मैंने तो बताया आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू एंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद ए ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। टू पुट इट सिंपली, द प्राइमरी रीजन फॉर सेटिंग अप सेबी वाज टू प्रिवेंट malpractices in the capital market of India and promote the development of the capital markets। जैसा कि मैंने बताया, मेल प्रैक्टिस ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, इसीलिए बनाया गया जो मैंने अभी आपको बताया। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब भाई ये टर्म भी बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। FII ने इतनी बाइंग करी, इतनी सेलिंग करी, अरे भाई FII FPI निकल गए, इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। FII एंटर हो गए, CNBC आवाज, दी बिजनेस, बहुत सारे न्यूज चैनल, ET नाउ देखते रहते होंगे आप, बताते रहते हैं उस पर, ठीक है। FII आए, फॉरेन वाले मनी आई, तो स्टॉक मार्केट बढ़ा, गई तो भाई घटा, तो ये वही है FII, फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। आगे डेफिनेशन में पढ़ते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI refers to investors from other countries putting money in Indian stock markets। अब ऐसा जरूरी नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन से समझ में आ रहा है विदेशी निवेशक। अब कोई विदेश वाला है, मान लो दुबई वाला है, कोई कंपनी है दुबई, इंस्टीट्यूशन मतलब कंपनी, ठीक है, वो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो अपने लिए क्या हुई वो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना। लेकिन इंडिया अगर दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए FII कौन हुए, उसके लिए तो भाई हम हुए ना। तो इसमें लिखा है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इंडिया के टर्म में लिखा है, लेकिन आप इसको ऐसा समझिए, हर कंट्री के लिए दूसरी कंट्री का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII ही होता है, ठीक है। इट कैन भी कौन कौन हो सकता है, फॉरेन कारपोरेट्स हो सकती है, जैसे कारपोरेट बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया,
या बड़ी बड़ी कंपनी हो गई जो भी है बाहर की कंपनियां, ठीक है, वो हो सकता है, फंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे बताया, हेज फंड हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, अब मेरे पास 200 करोड़ है, अब मैं अमेरिका में रहता हूँ और इंडिया में लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा? FII, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैंने बना के रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRA। अब ये क्या करती है भाई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई? ये रेट करती है किसी शेयर्स को, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को, किस लिए करती है? ताकि इन्वेस्टर उसको चूज करने में कोई गलती ना करे, मतलब उसमें कितनी रिस्क है, कितनी क्रेडिट रिस्क है, कितनी डिफॉल्ट रिस्क है, वो आपको पता चल सके, ठीक है। अगर रेटिंग मान लो AAA में दी हुई है तो भाई अच्छी कंपनी है, BB में दी हुई तो भाई थोड़ी सी रिस्क है, C में दी है तो भाई जैसे अब किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अब रेफरेंस पर्पज के लिए ले रहा हूँ, जैसे फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, SFB। अब भाई नई बैंक आई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ऐसे ही AU बैंक है, अब तो वो चलो बैंक हो गई। SFB, जब SFB का कॉन्टेस्ट आया था, ऐसे कई SFBs है, तो भाई थोड़ा सा ट्रस्ट का इशू आता है ना, ट्रस्ट। अब व्यक्ति सोचता है भाई SBI में पैसा लगाऊंगा, कई लोगों को तो भाई प्राइवेट बैंक नहीं चाहिए, कई लोगों को तो हाँ HDFC बैंक भी नहीं चाहिए, भाई SBI में लगाऊंगा तो पैसा सेफ रहेगा। तो भाई उसकी रेटिंग आप खुद ही समझ लो, SBI की रेटिंग अलग है, HDFC की रेटिंग अलग है, और फिनो की रेटिंग अलग है, डाउन ग्रेडेड रेटिंग है, फिर तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब SBI भाई मान लो 7-7.25% ही दे रही है, 7% ही दे रही है FD पे, HDFC 7.25% दे रही है। अब फिनो में जाएंगे तो 8-8.5% भी दे देगा। क्यों दे देगा? उसमें व्यक्ति पैसे नहीं लगा रहा है, उसको डर लग रहा है कहीं पैसा लेके भग गई तो, ठीक है। तो ये रेटिंग कौन देता है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA देती है। तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कौन कौन सी है? क्रिसिल, इकरा और केयर, ठीक है। एक और भी है लेकिन वो फॉरेन है, उसके बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। तो क्रिसिल की जो फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक फिच भी है लेकिन वो फॉरेन की है तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर का क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एजेंसी। तो ये क्या करती है? म्यूचुअल फंड स्कीम, स्टॉक्स, कंपनी इनको रेटिंग देती है, ठीक है। जैसे कई बार सुना होगा भाई JP मॉर्गन ने भाई इंडिया की इकोनॉमी को वो बता दिया कि भाई रेटिंग दी है कि इस रेट से ग्रो करेगी, 7.5% से करेगी, 6.5% से करेगी, ठीक है। तो ऐसी कई सुनते होंगे आप, बताते रहते हैं, कई एडवाइजरीज आती रहती है। तो वो रिसर्चर रहते हैं एक्चुअली में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी रहती है, तो वो रेटिंग देती है। ऐसे ही अपने यहाँ पे क्रिसिल, इकरा, केयर है जो रेटिंग देती है। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर क्या होता है? एन पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग कंपनीज टू रेज मनी इन द प्राइमरी मार्केट। बात करी थी अपने प्राइमरी मार्केट की, IPO। प्राइमरी मार्केट में क्या है? वो बिजनेस को इंगेज करने में हेल्प करता है। जैसे IPO की लिस्टिंग करना है तो उसमें हेल्प कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मर्चेंट बैंकर। हेल्प कर रहा है प्राइमरी मार्केट में लाने के लिए। एक मैंने बताया था प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कशन करें तो प्राइमरी मार्केट तो वही जब स्टार्टिंग में IPO लेके आया, NFO लेके आया, कोई नई स्कीम आई, कोई नया बॉन्ड आया, तो सब प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में अपन ट्रेडिंग करते हैं, जो कंपनी पहले से लिस्टेड है, जैसे रेफरेंस पर्पज से रिलायंस, HDFC, ठीक है। तो ये क्या सेकेंडरी मार्केट में पहुंच गई, क्योंकि ये डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। प्राइमरी मार्केट में तो फर्स्ट टाइम एक बार आता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है। In general, if a company plan to raise money by floating an IPO, then merchant bankers are the one of who help company in the process of IPO. अभी जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अब होता है AMC, Asset Management Company। अब क्या होती है भाई? असेट। असेट क्या है भाई? आपका जो पैसा है वो एक असेट है। सोना चांदी मान लो असेट है, तो ये क्या असेट मैनेजमेंट क्या करती है? हेल्प करती है, मतलब उस पैसे को ये मैनेज करती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली म्यूचुअल फंड होते हैं ये, AMC जो है म्यूचुअल फंड कराना, तो ये क्या करती है? एक पूल बना के रखती है। जैसे मान लो 100 लोग हैं, अब एक व्यक्ति अगर मान लो
HDFC का या रिलायंस का शेयर खरीदने जा रहा है तो मान लो लगभग मान लो सपोज कि 1000 रुपये का है, HDFC का शेयर 1000 रुपये का चल रहा है, तो भाई 1000 रुपये पूरे लगाने पड़ेंगे एक शेयर खरीदने के लिए पूरा। अब उसने 10 कंपनी ले ली, किसी का 1000 का प्राइस, किसी का 2000 का प्राइस, किसी का 5000 का प्राइस, तो अगर हर महीने वो SIP करना चाहे उसमें 10 कंपनी में, तो उसको तो भाई मोटा पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा लगाना पड़ेगा लगभग भाई, मान लो कि 10-20 हजार रुपये महीने जमा करने पड़ेंगे। अब उसको तो 1000 रुपये करने हैं केवल। तो AMC क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो एक पूल बना लेती है, मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000 इन्वेस्टर, किसी ने 1000 रुपये महीने जमा किया, किसी ने 500 किया, किसी ने इकट्ठे 10 लाख कर दिए, ऐसे करते करते मान लो 100 करोड़ इकट्ठे हो गए। तो उस 100 करोड़ रुपए को वो एक स्कीम बनाएगी जिसमें 100 कंपनी है, किसी में 50 कंपनी है, किसी में 10 कंपनी है, उस पैसे को उसमें लगाएगी। एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर सुना होगा, वो पैसा उसमें लगाएगा। अब आपको 100 कंपनी 1000 रुपये में बाइंग करने को मिल रहा है। 1000 में तो एक्चुअली बाइंग नहीं हुई, उस 100 करोड़ से बाइंग की गई है, लेकिन जिस परसेंट वाइज जिसका प्रोपोर्शनल है, उस प्रोपोर्शनल के हिसाब से उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको NAV बोलते हैं। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC इज ए फर्म दैट इन्वेस्ट पूल्ड फंड्स फ्रॉम क्लाइंट्स पुटिंग द कैपिटल टू वर्क थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप एंड मोर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट वगैरह। आपका पैसा है, मतलब उसको वो इन्वेस्ट कर रही है इधर उधर, उससे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है जिसका जितना प्रोपोर्शन है उसमें। ठीक है, AMC क्रिएट्स पूल स्ट्रक्चर सच ए म्यूचुअल फंड, बताया मैंने, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF नाम सुना ही होगा, विच दे कैन मैनेज इन ए सिंगल सेंट्रलाइज पोर्टफोलियो। एक सिंगल पोर्टफोलियो में 100 करोड़ इकट्ठे हो गए, एक फंड मैनेजर अपॉइंट कर दिया, वो फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करेगा और जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बराबर इक्वली। Asset management companies are collectively referred to as money managers और money management firm भी बोलते हैं इसको, money manager भी बोलते हैं, money management firm भी बोलते हैं। Those that offer public mutual funds और exchange traded funds are also known as investment companies और mutual fund companies। ठीक है, वही exchange traded fund मतलब ETF वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह वो करती है, AMC होती है, वो सब करती है ना। ठीक है, सच बिजनेस इंक्लूड्स ICICI AMC हो गई, HDFC AMC हो गई, रिलायंस कैपिटल हो गई। तो ऐसे करके जो भी AMC आपने सुना, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एक्सिस AMC, ऐसे सभी बैंकों की लगभग AMCs होती है। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है, फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होता है भाई? मार्केट तो हो गया, स्टॉक मार्केट की यहाँ बात कर रहे हैं तो उसी मार्केट की बात करेंगे भाई, सब्जी मार्केट में मत पहुंच जाना। ठीक है, अब पार्टिसिपेट करने वाले, जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मार्केट पार्टिसिपेंट। अब कौन हो सकता है भाई? मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं भाई, अभी बताया था अपने FII हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर थोज बायर्स एंड सेलर्स ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन दी प्रिंसिपल मार्केट फॉर एन एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, क्या कर रहा है वो? बाइंग सेलिंग कर रहा है, मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे बाइंग में करे चाहे सेलिंग में करे। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी दोनों में कर सकता है। दीज पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, हैव ए reasonable understanding of an asset or liability। ठीक है, are capable of entering into a transaction to buy or sell an item and are motivated to do so। मोटिवेट क्यों करता है भाई? प्रॉफिट हो गया तो मोटिवेट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको ट्रेडिंग करेगा, बाइंग सेलिंग करेगा। ठीक है, तो बेसिक सा समझो, मार्केट पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं भाई, बाइंग सेलिंग करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन हो सकता है? मैंने बताया मार्केट पार्टिसिपेंट लाइक डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। घरेलू कौन हुआ? अपन इंडिया में तो अपने लिए क्या है, ये अपन डोमेस्टिक है। ठीक है, डोमेस्टिक है। अब विदेश में जाके करेंगे तो NRI हो जाएंगे। ठीक है, और विदेश वाला करेगा तो वो फॉरेनर हो जाएगा, तो उसके बाद NRI हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब अपने यहाँ की इंडिया की जो कंपनी है वो डोमेस्टिक है। बाहर की कंपनी है तो भाई FII हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। डोमेस्टिक AMC हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपन ने पढ़ा था जो इंडिया की है। तो ये सब क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट है। अब पढ़ते हैं क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, NSCCL। ठीक है, तो ये किसका क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन है? NSE का। NSE क्लीयरिंग लिमिटेड। NSE क्लीयरिंग लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, फॉर्मली नोन एज नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ और NSCCL।
फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए होली ऑन सब्सिडरी ऑफ एनएससी की सब्सिडरी है, पूरा ओनर उसका वही है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन एनएससी एंड डिपॉजिट एंड कोलेटरल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस। मतलब जो भी उसके पास में पैसा गया है, किसी ने मान लो सपोज मान के चलो मैंने शेयर परचेज के लिए पैसे दिए, तो जो सेल कर रहा है उसके पास पैसे को देना और स्टॉक को पहुंचाना जिसने परचेज किया है, तो ये क्लियर करने का काम किसका है? NSCCL और NAC के लिए, ठीक है। तो ये क्लियरिंग एजेंसी है। NAC क्लियरिंग वाज द फर्स्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ये पहली है जो कॉर्पोरेट हुई थी अपने यहाँ पे इंडिया में। एंड वी इंट्रोड्यूस सेटलमेंट गारंटी बिफोर इट बिकेम एन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन्होंने क्या किया था? सेटलमेंट गारंटी को इंट्रोड्यूस किया था। NAC क्लियरिंग हैज मेंटेन्ड ए क्रेडिट रेटिंग ऑफ AAA फ्रॉम क्रिसिल सिंस 2008, मतलब 2008 से, ठीक है। अभी जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसमें क्रिसिल, इकरा, फिच, केयर, ठीक है। फिच तो फॉरेन है, केयर, इकरा और क्रिसिल के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो किससे? क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कितनी रेटिंग मिली हुई है? AAA की रेटिंग मिली हुई है। AAA मतलब बहुत अच्छी रेटिंग है, डिफॉल्ट करने की रिस्क यहाँ पे कम है। तो 2008 से मिली हुई है और अभी तक वही चलती आ रही है। फिर दूसरा हो गया ICCL, ये भी क्लियरिंग एजेंसी है, लेकिन ये किसकी है? BSE की, पढ़ लेते हैं। इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ICCL was incorporated in 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए होली ऑन सब्सिडरी ऑफ BSE की है ये। ICCL carried out the functions of clearing, settlement, collateral management and risk management for various segments of BSE. ICCL undertakes to act as the central counterparty to all the trades it provides clearing and settlement services for. वही सिंपल है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। बाई किया, बायर को भाई बाई किया तो उसको शेयर देना, सेल जिसने किया उसको पैसा देना, ये दोनों के आपस में मैच करा के भाई उसको क्लियर करना, उनका जो ट्रेड हुआ है क्लियर कर देना, यही काम है, ठीक है। कॉमन ट्रेडिंग जॉर्गन्स। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के टर्म्स। अब भाई ध्यान से सुन लेना, आ गया है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करना है ना, तो भाई डीमेट अकाउंट ओपन करो, पहले कॉन्टेक्ट करो, नीचे फ्री डीमेट अकाउंट है, लोवेस्ट ब्रोकरेज है, ज्यादा ब्रोकरेज क्यों देना? अब लोवेस्ट ब्रोकरेज में ओपन करो, कांटेक्ट करो नीचे और समझो आगे मार्केट क्या होता है। अब जो टर्म्स है जनरल, उसकी बात करेंगे। सुना होगा बुल बीरिश मार्केट, सुना होगा बुल और बीरिश। तो बुल मार्केट क्या है? बुल मार्केट बेसिकली ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे? बुल यानी क्या होता है हिंदी में? बेल, बुलियाली बेल होता है अपने यहाँ पे, बेल को बुल बोलते हैं। अब बुल की जो गर्दन कैसी रहती है? ऊपर रहती है, उसके सींग भी ऊंचे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बुल टर्म रखा गया। बुल मतलब बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट मतलब ऊपर जाएगा, बेल के सींग, बेल की गर्दन, बुलिश। दो जानवरों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखा होगा, एक बेल बना रहता है, भाई हिंदी में बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बुल, और एक बियर यानी भालू। भाई भालू की गर्दन कैसी रहती है? नीचे। तो बीरिश मार्केट मतलब भाई डाउन ट्रेंड है, नीचे जाने वाला है। और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बुल और बीरिश मार्केट। बुल मार्केट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर सिक्योरिटीज और ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटीज outweighs the usual loss of supply and demand pushing prices higher। क्या समझ में आया? सब सर के ऊपर से गया? चलो समझते हैं। भाई ये क्या करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चलता है, हर चीज चलती है। भाई डिमांड एंड सप्लाई क्या है? डिमांड ज्यादा हो गई, जैसे मान के चलो प्याज और टमाटर का एग्जांपल लेते हैं। कभी टमाटर 2 रुपए किलो भी मिलते हैं, 5 रुपए ढेरी भी मिलते हैं, कभी कभी 100 रुपए किलो भी मिलते हैं। भाई क्या रीजन है? डिमांड एंड सप्लाई। अब भाई पैदावार ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, लेने वाले कम है। भाई मार्केट में मान लो ढेर सारे टमाटर है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो भाई वो क्या बोलेगा? अरे 2 रुपए किलो में ले जाओ, अरे 5 रुपए किलो में ले जाओ। तो क्या हो गया? डिमांड घट गई, सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस कहाँ जाएंगे? डाउन जाएंगे, प्राइस नीचे जाएंगे। अब वैसे ही भाई डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई। अब कई बार भाई टमाटर की खेती नहीं हुई सही से, या मार्केट में नए टमाटर आए नहीं है, प्याज नहीं आए हैं, ठीक है। अभी जैसे कई लोग स्टोर करके रख रहे हैं, रेट बढ़ेंगे जब बेचेंगे, तो नहीं आया भाई टमाटर। बहुत कम लोग, 1-2 बेचने वाले, तो वो तो जितने में चाहे उतने बोलेगा मैं 50 में बेचूंगा,
नहीं तो 100 रुपये किलो बेचूंगा। अब लेने वाले तो बहुत सारे को देखेगा, और इतने से टमाटर है, 10 किलो टमाटर है, और लेने वाले 100 है, अरे जितने में दे रहा उतने में ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। सही है। तो रेट बढ़ गए, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, रेट बढ़ गए। यही स्टॉक मार्केट है, यही चीज तो अपने को देखनी है, ठीक है। तो ऐसा चार्ट रहता है, ये सब बाद में आपको समझ, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, देखा ही है आपने तो यार, आप तो एक्सपर्ट हो, वीडियो देख रहे हो। तो फिर चलो आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पे बुलिश मार्केट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहा है सीधा सीधा, दिख रहा है। हाँ। तो बुलिश मार्केट है, बेल के सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बियर, और बीरिश मार्केट। अ बियर मार्केट एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी दैट इज रेसिडिंग वेयर मोस्ट स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग इन वैल्यू, मतलब स्टॉक गिर रहे हैं, वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। तो बीरिश मार्केट डाउन जा रहा है, वही बताया जो भालू नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसा चार्ट रहेगा भाई, ये देखो यहाँ से नीचे जाते जा रहा है धीरे धीरे। चार्ट वाट आपको बाद में दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। दूसरा टर्म क्या होता है, ट्रेंड। अब भाई ट्रेंड क्या होता है, अ ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट और एन एसेट प्राइस। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड अक्रॉस ऑल मार्केट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। तो अब ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपने सुना ही होगा। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, ऐसे 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 करते करते ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। आपको पता ही है इतना तो। ट्रेड, अब ट्रेड क्या होता है, शेयर्स ट्रेडिंग इन दी बाइंग एंड सेलिंग कंपनीज स्टॉक और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग, ट्रेडिंग मतलब ट्रेड। अब स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग समझते हैं भाई। कहीं बाहर बोर्ड देखा हुआ एस के ट्रेडर्स लिखा है, वो बेच रहा है नट बोल्ट, तो भाई क्यों लिखा है। कई लोगों ने किराना की दुकान पे ट्रेडर्स लिखा है। भाई ट्रेडिंग का मतलब बाइंग और सेलिंग करना होता है, ऐसा थोड़ी ना स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है। किसी भी चीज को बाय सेल करो, ट्रेड है वो। ट्रेड में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक ने पैसे दिए, एक ने सामान लिया, ये ट्रेड हो गया। दोनों के बीच में आदान प्रदान हो गया, ये एक ट्रेड कहलाया। तो ये क्या है, ट्रेडिंग है। दूसरा होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज ए मेजर ऑफ हाउ मच अ गिवन फाइनेंशियल एसेट हैज ट्रेडेड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कितने ट्रेडर्स उसमें अवेलेबल है, और कितने बायर अवेलेबल है, कितने सेलर अवेलेबल है। अब दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे लिखा है बायर्स, 100 स्टॉक बायर ने बाई किए, सेलर ने 100 स्टॉक सेल किए, स्टॉक एक्सचेंज पे दोनों गए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 200, दोनों को मिला के। अब इंट्राडे पोजीशन क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आल्सो कॉल्ड डे ट्रेडिंग इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद इन द सेम डे। सेम डे में जो बाइंग सेलिंग होती है, आज मार्केट ओपन हुआ भाई 9 पे, मतलब 9:15 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में 3:30 पे के बीच में अपन ने ट्रेडिंग कर लिया, आज ही बाई किया, आज ही सेल किया, उसको डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स ऑल पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ बिफोर द मार्केट क्लोज एंड देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ शेयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रेड्स। जैसे कि मैंने बताया 9:15 पे ओपन हुआ, ट्रेडिंग चालू करी, वैसे 9 बजे होता है प्री ओपनिंग। कई लोग सोचेंगे भाई पता ही नहीं है इनको, 9:15 बोल रहे हैं, 9 बजे होता है, तो भाई 9 बजे तो प्री ओपनिंग होता है, अपन तो कुछ कर ही नहीं पाते भाई। मैं तो 9:15 के बाद कर पाता हूँ, इसलिए 9:15 to 3:30, ठीक है। तो उसके बीच में अपन लोग करते हैं जनरली, बाकी कोई करता होगा तो मुझे पता नहीं, वहाँ पे दिखता तो है कुछ बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है। कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा ओनरशिप में, क्योंकि आज ही लिया आज ही बेच दिया। अब भाई तुमसे मैंने शेयर लिया, दूसरे को बेच दिया, तो भाई मेरे पास तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, मतलब ओनर कौन है, मैं तो बना नहीं ओनर, ठीक है। तो शेयर के ओनर अपन नहीं बन पाए, तो ओनरशिप में इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ क्या होता है, अपनी जो पोजीशन है भाई उसको निकाल देना, मतलब आपने बाई करके रखा है तो उसको सेल कर दो। स्क्वायर ऑफ, जिसने सेल करके रखा है उसने बाई कर लिया तो उसके लिए वो स्क्वायर ऑफ है। देख लेते डेफिनेशन। Squaring off is a trading style used by investors, traders, mostly in day trading, in which trades exist from a trade. भाई वही ये बायर ट्रेडर जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन की अपोजिट पोजीशन बना के उसको निकालना है। बाई किया है तो सेल कर दो, सेल किया है तो बाई कर दो, उसको ये स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। शेयर्स आर ओनरशिप परसेंटेज इन अ कंपनी हुज वैल्यू कैन बी लेस एंड मोर अकॉर्डिंग टू द कंपनी ग्रोथ इन फ्यूचर। जैसा अपन स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था भाई शेयर का प्राइस बढ़ा तो मार्केट के बढ़ा, तो उसके प्राइस घटते बढ़ते रहेंगे। शेयर्स मतलब वही, जैसे अपन ने स्टार्ट किया था बिजनेस, 60% के तुम ओनर थे,
40 का मैं ओनर था, तो तुम्हारे पास तुम्हारा शेयर कितना है कंपनी में, बोलते हैं ना कितना शेयर है, 60%, मेरा 40%, 20% पब्लिक को अपन ने दे दिया था, तुम्हारे पास बचा 50, मेरे पास बचा 30, पब्लिक के पास में 20, ठीक है, यही शेयर है, ठीक है। वाई कंपनी इश्यूज और ऑफर शेयर्स, ठीक है, वो बिड एंड आस्क प्राइस। अब बिड एंड आस्क प्राइस क्या होती है भाई? बिड जो होती है अपन किसी, जैसे मान लो कहीं नीलामी होती है, मूवी में तो देखा ही होगा भाई, किसी का घर नीलाम हो रहा है, 1 करोड़ 1 करोड़ 2, 5 करोड़, तो ये क्या हो रहा है, बिड लग रही है। बाइंग करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, बिड लगा रहे हैं, तो इसको बिड बोलते हैं। आस्क प्राइस मतलब मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ, तो भाई मेरी डिमांड क्या है, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं तो 5 करोड़ में सेल करूंगा, तो ये क्या है, आस्क प्राइस बोलेंगे, मतलब सेलर ने 5 करोड़ में, या फिर स्टॉक टर्म में तो मान लो 100-200 का स्टॉक है, 200 रुपए पे लगा के रखा है कि भाई मैं 200 रुपए में सेल करने के लिए रेडी हूँ, तो ये हो गया आस्क प्राइस। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, बिड एंड आस्क प्राइस। आस्क प्राइस इज द वैल्यू पॉइंट एट विच द सेलर इज रेडी टू सेल, ठीक है। आस्क प्राइस मैंने बताया, सेलर 200 रुपए में सेल करने के लिए रेडी है, तो वो हो गई आस्क प्राइस। एंड बिड प्राइस इज द पॉइंट एट विच ए बायर इज रेडी टू बाय, जो बाई करने में रेडी है, 1 करोड़ 1, 5 करोड़ 5, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल टर्म में, सबको पता ही होगा। अब कई लोग नीचे दिखाते रहता है बिड आस्क, देखते हैं ना आप नीचे की साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट आपके पास होगा, नहीं है? अरे भाई नीचे नंबर पे कांटेक्ट करो और डीमेट अकाउंट का ऑफर करवाओ, फ्री में सीखो, कोई पैसा मत लगाओ, सीखो पहले, उसके बाद पैसा लगाओ, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब भाई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? अब ये तो अपन ने अभी पढ़ ही लिया था, कितनी बार वही चीजें पढ़ेंगे भाई, एक ही दिन में बाई करना है, एक ही दिन में सेल करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ठीक है, इसको हटाते। एसटीबीटी, सेल टुडे, क्या है, सेल टुडे बाई टुमारो, सिंपल है, आज खरीदो कल बेचो। हाँ आज खरीदो कल बेचो, सिंपल है, ऐसे समझ में आ जाएगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। HTBT is a facility that allows customer to sell and share in the cash segment shares which are not be in his demat account and buy them the next day। उसके डीमेट अकाउंट में नहीं है, उसको, हालांकि ये केस में नहीं होता भाई, केस में नहीं होता, नहीं पता है आपको, तो भाई कांटेक्ट करो, बताता हूँ मैं, फ्यूचर्स में होता है। पहले सेल नहीं कर सकते, और सेल कर देते हो तो होल्ड नहीं कर सकते भाई, नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे, तो एसटीबीटी कैसे करोगे? तो एसटीबीटी किस में कर सकते हो आप? डेराइवेटिव्स में कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हो, सीखने के लिए कांटेक्ट कर लो। तो ये हो गया एसटीबीटी, आज सेल किया कल बाई कर लिया। दूसरा होता है बीटीएसटी, जस्ट अपोर्ड, आज बाई करो कल सेल कर दो, ठीक है, इसको बीटीएसटी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे नहीं, सिंपल है वो तो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, अब स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। स्विंग ट्रेडिंग इज ए स्टाइल ट्रेडिंग दैट अटेम्प्ट टू कैप्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स इन ए स्टॉक और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स। स्विंग ट्रेडर्स प्राइमरीली यूज टेक्निकल एनालिसिस टू लुक फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ समय के लिए, 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए अपन ने वो किया। स्विंग लो सुना होगा, स्विंग लो और स्विंग हाई दोनों को मार्क किया, यहाँ पे मतलब स्विंग हाई है, यहाँ पे स्विंग लो है। अब यहाँ पे जब स्टॉक आएगा तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, बाई करेगा, और स्विंग हाई पे जब जाएगा तो उसको सेल कर लेगा। वो 7 दिन में आया, 15 दिन में आया, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब करता है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। लॉन्ग पोजिशन, लॉन्ग पोजीशन टर्म है, लॉन्ग मतलब बाई करने को लॉन्ग बोलते हैं स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन में। लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मतलब वो मतलब लॉन्ग यानी लंबी पोजीशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, लंबे होता है लॉन्ग मतलब, ठीक है, नहीं तो वो वाली लॉन्ग समझ लो खाने वाली हाँ ये सब चीजें नहीं है, लॉन्ग मतलब बाई करना। पढ़ लेते। लॉन्ग पोजीशन आल्सो नोन एज सिंपली लॉन्ग इज द बाइंग ऑफ ए स्टॉक, बाइंग करना कमोडिटी और करेंसी विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल बी राइज वैल्यू। Holding a long position is a bullish view. The term long position is often used in the context of buying an option contract. मतलब किसी को भी बाई करने के लिए लॉन्ग पोजीशन यूज किया जाता है, और लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, बुलिश व्यू। जनरल सी बात है, आप किसी चीज को बाई कर रहे हो तो भाई आपका व्यू तो ऊपर जाने का ही है ना, जब ऊपर जाएगा जब तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका व्यू बुलिश, बुलिश मतलब बेल ऊपर, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन, सेल करना, सेल करने को शॉर्ट बोलते हैं। A short or a short position is created when a trader sells a securities first with the intention of repurchasing it to cover it later of the price। मतलब पहले सेल करेगा, इंटेंशन क्या है, बाद में उसको बाई कर लेगा,
ठीक है, तो सेल करने को क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं स्टॉक मार्केट टर्म में। नेक्स्ट आ गया ट्रेडिंग टर्मिनल। अब भाई ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है, नहीं पता है, अरे भाई नीचे कांटेक्ट करो, डीमेट अकाउंट खुला लो, जिसमें आप ट्रेडिंग बाइंग करेंगे, जिसका यूज करेंगे बाइंग सेलिंग के लिए, वही ट्रेडिंग टर्मिनल है, मतलब डीमेट अकाउंट अपना। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड्स विद द इंटरफेस फॉर ए ट्रेडर्स इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड लर्निंग और ऑर्डर टाइप मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। मतलब डीमेट अकाउंट आपका ट्रेडिंग जिसमें कर रहे हो भाई, सिस्टम पे कर रहे हो या फिर मोबाइल में कर रहे हो, जो भी ऐप में कर रहे हो वो ट्रेडिंग टर्मिनल है। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए संपर्क कर लो जल्दी से, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये तो फ्री कंटेंट है, पेड कंटेंट वैसे हमारा है ही नहीं भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें सब फ्री में सिखाते हैं हम, कोई पैसा नहीं लेते। कांटेक्ट कर लो, कांटेक्ट करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ना डीमेट अकाउंट ओपन करने का लगेगा, ना सीखने का कोई पैसा लगेगा। ठीक है, ऑर्डर टाइप एंड पोजीशन टाइप। अ ऑर्डर इज अ ट्रेड ऑर्डर्स टू परचेज और सेल ए स्टॉक और स्क्रिप्ट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर टाइप क्या है भाई, सेल परचेज करने के लिए जो अपन ऑर्डर लगाते हैं भाई, आपने सुना हुआ लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है, किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, 100 रुपये चल रहा है, अब भाई लिमिट लगाना चाह रहे हो भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो थोड़ा नीचे जाएगा भाई, 98 में मिल सकता है। अब जैसे अपन देखते हैं कि भाई अब iPhone 17 लॉन्च हो रहा है, हो गया शायद, आज क्या 12 ही है ना, हो गया लॉन्च, है ना, तो लॉन्च हो रहा है। अब तो उसमें व्यक्ति देखेगा भाई, अरे फ्लिपकार्ट पे देखते हैं क्या प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे देखा भाई 1,50,000 का, दूसरी जगह देखा डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिट कार्ड पे 1,40,000 का पड़ रहा है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑर्डर लगाओगे भाई, लिमिट ऑर्डर लगाओगे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है 1,50,000 चल रहा है, 10 दिन के बाद 1,40,000 का मिलेगा। ऐसे स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है भाई, कुछ देर के बाद ये 98 आने वाला है, तो मैं 100 में क्यों बाय करूँ, 98 जब सस्ता हो जाएगा जब बाय करूंगा, जितने सस्ते में मिल जाएगा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो 98 पे अपन ने लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे, लिमिट ऑर्डर। ठीक है, एक होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट मतलब जिस प्राइस पे चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है, 105 रुपये चल रहा है, प्राइस नहीं एक्चुअली में, यहाँ पे प्राइस नहीं दिखती है, यहाँ पे देखिए मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट में आप बाई कर रहे हो तो सेलर कितने पे अवेलेबल है, जो भी बेस्ट सेलर प्राइस है। मान लो कोई 100 रुपये पे सेल करने के लिए रेडी है, कोई 101 पे सेल करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जो भी बेस्ट प्राइस होगी, मान लो मैक्सिमम प्राइस होगी, उस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन बाई की कंडीशन में आपके लिए बेस्ट प्राइस क्या है, कम वाली बेस्ट प्राइस। 101 में कोई सेल करने के लिए रेडी है तो भाई वो तो महंगा दे रहा है ना, कोई 100 रुपये में वही चीज दे रहा है, 100 में खरीदना पसंद करोगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ऑर्डर अगर लगाया है तो बेस्ट जो भी होगा 101 पे भी आपका एग्जीक्यूट हो सकता है, जो बेस्ट प्राइस होगा अवेलेबल उस पर आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब सेलर के लिए क्या होगा बेस्ट प्राइस, सेलर के लिए ज्यादा प्राइस। भाई कोई अपन चीज सेल कर रहे हैं, अपना मोबाइल 10,000 में सेल कर रहे हैं, तो अपन तो ये सोचेंगे 11 में सेल हो जाए, तो सेलर के लिए बेस्ट प्राइस क्या रहेगी, ऊपर वाली प्राइस, बड़ी प्राइस सेलर के लिए हमेशा बेस्ट प्राइस रहेगी। लेकिन मार्केट पे आपने ऑर्डर डाला है तो भाई जहाँ भी अवेलेबल है, सेल आपने किया, बायर अवेलेबल है, उसी प्राइस पे आपका हो जाएगा। तो देख के ही लगा ना, पता चले कि 10 लाख क्वांटिटी है, 1 लाख क्वांटिटी और लगा दिया मार्केट ऑर्डर, तो अलग अलग प्राइस में एग्जीक्यूट होगा। फिर देखोगे अरे ये तो ब्रोकर ने गड़बड़ कर दिया, 100 रुपये प्राइस चल रहा था, 95 पे मेरा बेच डाला, इसलिए लिमिट ऑर्डर सेट करो तो ही फायदा है। MIS और इंट्राडे ऑर्डर। MIS क्या होता है भाई, इंट्राडे, कई जगह पर ब्रोकर के पास इंट्राडे लिखा रहता है, कहीं पे MIS लिखा रहता है, तो बेसिकली इंट्राडे ऑर्डर ही रहता है, मतलब आज के आज ही कट जाएगा आपका। कई ब्रोकर 3:20 पे मार्केट बंद होने से पहले काट देते हैं, कई 3:15 पर काट देते हैं, कई लोग 3:30 के पास भी काटते हैं, लेकिन कट जाएगी पोजीशन। इंट्राडे ऑर्डर लगा दिया तो आज ही पोजीशन आपका ब्रोकर कट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्राडे ऑर्डर। उसके बाद CNC और डिलीवरी ऑर्डर। अब डिलीवरी में आपने लिया है और आपने खुद से नहीं बेचा तो भाई उसको 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल स्टॉक के टर्म में, केस आपने लिया है तो 10 साल, जब तक आप चाहे, जब तक कंपनी दिवालिया ना हो जाए या फिर जब तक आप बेचना ना चाहे, जब तक उसको आप रख सकते हैं। डेराइवेटिव्स की कंडीशन में एक्सपायरी होती है भाई, वीकली एक्सपायरी में लिया तो जब भी उसकी एक्सपायरी तब तक रख सकते हो, और मंथली में भी या फिर क्वार्टरली में भी, मतलब जब तक एक्सपायरी है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। नॉर्मल ऑर्डर और कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर, ये भी बेसिक है। डिलीवरी जो ऑर्डर है, कैरी फॉरवर्ड भी उसी को बोलते हैं, कई ब्रोकर के पास कैरी फॉरवर्ड लिखा रहता है, कई ब्रोकर के पास नॉर्मल ऑर्डर लिखा रहता है। तो बेसिक टर्म है
MI सिंड्रेट ऑर्डर मैंने समझा ही दिया है। CNC समझ में आ गया। CNC मतलब केस एंड कैरी, लो और उसको कैरी कर लो, उसी को डिलीवरी ऑर्डर भी बोलते हैं। कई जगह पर CNC, कई वो नॉर्मल ऑर्डर, कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर, वही ऑर्डर है। पढ़ लेते हैं नॉर्मल ऑर्डर एक बार। नॉर्मल मार्जिन फुल और नॉर्मल ऑर्डर इज यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट एंड फॉर ए स्पेशल प्रोडक्ट इन सेमको कॉल्ड case plus in the case segment. For example, if somebody wishes to buy Nifty futures and sell in after few days, he can do so using the normal product type. मतलब वही है, डिलीवरी आपको करनी है, फ्यूचर को होल्ड रखना है एक्सपायरी तक, या फिर डिलीवरी सिंपल है। डिलीवरी ऑर्डर, केस एंड कैरी CNC ऑर्डर, NRML ऑर्डर, फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर, सब सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ऑर्डर टाइप, मार्केट ऑर्डर मैंने बताया ही, अभी बताया था, जो प्राइस है उसी पे निकल जाएगा। लिमिट ऑर्डर बताया था अपन ने, अपनी प्राइस सेट कर दी, 100 रुपये पे लिया है, मतलब 100 रुपये चल रहा है, 98 पे लेना है, 98 पे लेना, अपनी प्राइस सेट कर दी, जब भी उस प्राइस पे आएगा। और लिमिट ऑर्डर को टारगेट लगाने के लिए भी यूज करते हैं। भाई 100 रुपये पे बाई किया है, अब सेल करने का ऑर्डर लगा दिया मान लो 105 पे, ठीक है, तो ये भी करते हैं। फिर हो गया मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब भाई किसी को पता, स्टॉप लॉस तो सुना होगा, लगाता कोई नहीं है, कोई कोई लगाता है। मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है भाई? जब एक होता है लिमिट, अभी पढ़ा था जो लिमिट अपन खुद से लगाते हैं, लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक होता है मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर। लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होगा, दो प्राइस आपको डालनी पड़ेगी। अब कई बार देखते होंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर प्राइस मांग रहा है, एक प्राइस मांग रहा है। ट्रिगर प्राइस मान लो 100 रुपये पे अपन ने बाई किया है, 98 पे आप उसको स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होगा, एकदम से प्राइस नीचे गया और 98 आया ही नहीं, 98 की जगह वो सीधा 97.90 आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं हुआ। अब बोलोगे अरे यार ये ब्रोकर का कैसा प्लेटफॉर्म है, मेरा तो स्टॉप लॉस ही नहीं हिट हुआ और ये तो 95 आ गया, मेरा तो बहुत लॉस हो गया। भाई वो ब्रोकर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। लिमिट ऑर्डर में अगर ट्रिगर प्राइस और प्राइस आपने सेम डाल दिया तो ऑर्डर बहुत मुश्किल है कि एग्जीक्यूट होगा, उस प्राइस पे टिकेगा जब ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आपने एक डाल दिया कि भाई 98 पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो एक तो 98 पे डाल दिया आपने ट्रिगर प्राइस, एक प्राइस डाल दिया, ट्रिगर मतलब वहां पे आएगा तो आपका एग्जीक्यूशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक डाल दिया 97.90, मतलब 97.90 और 98 दोनों के बीच में आएगा तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब मान लो वो अचानक से 98 से 97.90 पे भी आया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ये चांसेस है। दूसरा है मार्केट, ये तो नॉर्मल स्टॉप लॉस बताया, अब दूसरा मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर। मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर में केवल एक प्राइस डालना है आपको, ट्रिगर प्राइस डाल दिया, डेट्स इट। उस प्राइस पे जैसे ही जाएगा, जैसे 98 का स्टॉप लॉस लगाया, अब 98 से अगर डाउन हो के वो नीचे चला गया 97.50, मतलब उस प्राइस पे गया नहीं, डायरेक्ट एक कैंडल बनी, गैप डाउन ओपनिंग दी और 97.50 पे ओपनिंग हुई, तो नॉर्मल ऑर्डर में तो आपका ट्रिगर ही नहीं होता, वो स्टॉप लॉस बना रहता और ज्यादा लॉस हो सकता था। लेकिन मार्केट ऑर्डर में जिस प्राइस पे जैसे ही ट्रिगर हुआ और जो भी बेस्ट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे वो आपकी स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और लगा दिया और उसका पता ही नहीं है, पता चला कि 98 पे लगाया और वो निकला 97 पे, और सर ने तो मार्केट ऑर्डर बता दिया था भाई स्टॉप लॉस ऑर्डर, अरे मेरा तो लॉस हो गया, निकलना था 98 पे, इतना नीचे जाके निकला, तो सोच समझ के लगाना। मतलब जैसे मार्केट ऑर्डर है बेस्ट प्राइस पे होगा एग्जीक्यूट, वैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस ऑर्डर भी बेस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? अच्छे से सीखने के लिए कॉन्टेक्ट कर लो नीचे दिए गए नंबर पे, और डिटेल में बताएंगे, हमारा तो काम ही है बताना, फ्री में बताते, कोई पैसे नहीं लेते, लगे रहो। ब्रैकेट ऑर्डर। अब भाई ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है भाई? ये कॉम्बिनेशन हो गया बहुत सारे ऑर्डर का, पढ़ लेते। ए ब्रैकेट ऑर्डर इन अ सिंपल टर्म इज ए 3-in-1 ऑर्डर। 3-in-1 कैसा? लिमिट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, 98 पे मुझे बाई करना है, वो लगा दिया। दूसरा क्या है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बताया था ना अभी। अब स्टॉप लॉस मान लो 98 पे तो बाई करना है, स्टॉप लॉस लगाना 97 पे, फिर टारगेट भी लगाना है, टारगेट मान लो 100 रुपये का लगाना है, तो तीनों चीजें ब्रैकेट ऑर्डर में एक साथ लग जाएगी। अब कई जगह पे अलग अलग है भाई, कई ओको ऑर्डर बोलते हैं, कई रोबो ऑर्डर बोलते हैं, वो आप समझ लेना। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस, बाई करने की प्राइस और टारगेट प्राइस तीनों आप एक साथ लगा सकते हैं। आगे पढ़ के नहीं बताऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में 2 ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं,
भाई आप बाई करने का ऑर्डर लगा दो और स्टॉप लॉस लगा दो, 2 चीजें आपकी एक साथ लग जाएगी। एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जैसे आज मार्केट बंद है, क्या है आज सैटरडे है ना, 12 है ना तारीख, नहीं है 13, हाँ। ठीक है, जो भी आज तारीख है, महीना तो मुझे पता है अच्छे से, सितंबर का चल रहा है 2025 का, ठीक है। तो एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट बंद है उस टाइम पे आपने कोई ऑर्डर लगाया तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपका ब्रोकर जो है जैसे ही मार्केट चालू होगा 9:15 पे वो आपके ऑर्डर को वहां पर पुश कर देगा, पेंडिंग में चला जाएगा और अगर उस प्राइस पे पहुंचता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब मार्केट के बाद भी आप एक ऑर्डर लगा सकते हो जिसको बोलते हैं एएमओ ऑर्डर। अब वाई आर यू हियर, व्हाट यू वांट टू बी, भाई यहाँ क्या हो, क्यों हो, आप क्या करना चाहते हो। पहला आपके पास ऑप्शन है, ट्रेडर हो, स्पेकुलेटर हो, ट्रेडिंग करते हो, मार्केट में स्पेकुलेशन करके पैसा कमाते हो, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा कमाते हो, आर्बिट्रेजर हो। अब आर्बिट्रेजर कुछ लोगों को पता होगा, बताना जाऊंगा तो आर्बिट्रेज बहुत वो हो जाएगा। आर्बिट्रेज बेसिकली ये होता है, जैसे मैंने बताया बीएसई और एनएसई 2 मार्केट है। अब एक जगह पे मान लो किसी शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपये और दूसरे मार्केट में चल रही है 100.10 चल रही, मतलब 10 पैसे ज्यादा चल रही। तो आप क्या कर सकते हो, इस मार्केट में खरीदा 100 पे और दूसरे में तुरंत बेच दिया तो 10 पैसे का तुरंत प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बीच का गैप है, इस प्राइस को जो खाते हैं मतलब उसमें कमाई करते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेजर, ठीक है। स्प्रीड बोलते हैं ये बीच का जो है ना, स्प्रीड, ठीक है, इससे प्रॉफिट करते हैं, उसको आर्बिट्रेजर बोलते हैं। हेजर, पोजीशन को हेज करके चलते हैं। सपोज मान के चलो आपने मान लीजिए निफ्टी लिया, निफ्टी का एक फ्यूचर बाई किया, अब भाई लग रहा है कि वो तो नीचे जाने वाला है, रिस्क हो गई, तो आपने दूसरे एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हेज हो गया। अब नीचे अगर जाएगा तो एक तरफ आपको प्रॉफिट होगा, एक तरफ आपको लॉस होगा, हेज हो गया। इस टॉपिक पे अपन और बाद में डिस्कस करेंगे, किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर क्या होता है, ट्रेडर्स मेक मनी, प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट, ये सब पता ही है भाई, क्या बताने की जरूरत है भाई। जो भी प्राइस जल्दी हो रहा है, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग आप करती है, आप ट्रेडर्स हो। स्पेकुलेटर, भाई प्राइस आया थोड़ा सा नीचे और उस पर बाई किया और थोड़ा से प्राइस में बेच दिया, बार बार आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, वो ट्रेडर और स्पेकुलेटर कहलाता है। स्पेकुलेटर वाला सट्टाबाजारी बोलते हैं, सट्टेबाज, ठीक है। कुल मिला के कौन कौन है सट्टेबाज, कमेंट कर दो, कौन कौन करते हैं सट्टेबाजी, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, डे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर। डे ट्रेडर मतलब इंटरडे में जो करता है, जो पोजीशन लेके करता है, वो पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद में इन्वेस्टर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, इन्वेस्टर हो गया। आर्बिट्रेजर मैंने आपको अभी बताया, हेजर भी आपको बताई दिया। अब चार्ट क्या होते हैं भाई, ये अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन, चार्ट वार्ट का आपको बताते हैं, अगले सेशन में बताना पड़ेगा आपको चार्ट वार्ट, ठीक है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लो ब्रोकरेज के साथ में, बहुत सारे बेनिफिट के साथ में, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए और हमारे फ्री सपोर्ट को लाइफ टाइम के लिए पा लीजिए। बाय बाय।